सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स वेंचर यानी कि ग्रो लिस्टिंग के बाद से लगातार ग्रो ही कर रहा है। अब यहां पर हमें चाहिए क्या? कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब तक हमारे पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आ रहा है तब तक इसमें रैली कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। 172 रिस्ट्रिक्शन था कल के 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन आज कोई मुश्किल नहीं हुई, बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करने में ग्रो को। अब लिस्टिंग के बाद से यानी कि इशू प्राइस के बाद से 90% तक का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। इशू प्राइस जो था उसके बाद में 90% तक का रिटर्न और आईपीओ लिस्टिंग के बाद से लगभग 40% तक का रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। अब रिटर्न कितने और बचे हैं उसके लिए हमारे पास एक तारीख आ रही है। कौन सी तारीख है वो? ये तारीख है 21 नवंबर। 21 नवंबर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जहां पे कंपनी अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। कल के वीडियो में हमने कंपनी के फाइनेंशियल समझे थे, हमने कंपनी के रिजल्ट समझे थे, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास जून क्वार्टर है तो हमने कंपनी को फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखा था जहां पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग है। ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी में अनसर्टेनिटी है क्योंकि अदर इनकम से कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और साथ में ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का काफी अनसर्टेन है, कभी -55, कभी 35, कभी 27 तो कभी 62, यानी कंपनी थोड़ी सी अनस्टेबल है। और हमने कल अकाउंट ओपनिंग डाटा भी कंपनी का डिस्कस किया था। और आने वाले टाइम में अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, तो मैं इस पर पूरी कोशिश करूंगा कि कंपनी का पास्ट अकाउंट ओपनिंग डाटा को भी आपके साथ शेयर करूं ताकि हम कंपेयर कर सके इस कंपनी को इसके पीयर से। इससे आपको यह फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा। अभी तो हमें दिख रहा है कि कंपनी बहुत बढ़िया भाग रही है तो पसंद आएगी, लेकिन जब गिर जाएगी ना, जब गिरावट आनी शुरू होगी तो हम कहेंगे क्या कचरा कंपनी आई है, क्या बेकार है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कंपनी के पीयर्स के अगेंस्ट में ये कंपनी कैसा काम करती है वो सब मालूम होनी चाहिए। अभी हमारे पास कंपनी का पी आ जाएगा 63.8, आपको लगेगा भैया थोड़ा सा महंगा है। अभी हमारे पास कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, डिविडेंड देगी, अपने फाइनेंशियल्स को ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे इसका बुक वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगा। बट अभी हमारे पास सिर्फ पीई है जिसके अकॉर्डिंग पर आप कभी जज नहीं कर सकते कि स्टॉक के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, जब तक हमारे पास कंपनी के रिजल्ट्स आना शुरू ना हो जाए या फिर जब तक हम कंपनी का अकाउंट डाटा ना चेक कर ले पास्ट रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। और 21 नवंबर की डेट नोट कर लो क्योंकि कंपनी 21 तारीख को अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देने वाली है। ठीक है, सेलिंग कितनी है अभी स्टॉक के अंदर? 1,20,22,832 ये है इस समय सेलर और 3,10,57,000 ये इस समय आपके पास बायर है। तो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा है। बायर के कंपैरिजन में अगर आप सेलर देखोगे तो वो काफी कम है इस समय। ठीक है, 3 करोड़ बायर पर लगभग 1 करोड़ ही सेलर है, तो इंपैक्ट पूरा नजर आ रहा है चार्ट पैटर्न पे। एक बार एक चीज आप फिर से नोट कर लो कि कंपनी में दिक्कतें ज्यादा अभी तो कुछ नजर नहीं आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको छोटा सा इशू दिखेगा कंपनी के अंदर, वो है इसका ओपीएम परसेंटेज। एक बार इसको फिर से नोट कर लो, ओपीएम -55, 35, 27 एंड 62। ये फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर है, फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 एंड 25। अभी 26 का डाटा कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के साथ ना एक छोटा डाटा आता है, यानी कि आधा डाटा आता है, आधे साल का हाफ एनुअल रिपोर्ट आपकी आती है। ठीक है, तो जैसे ही वो हाफ एनुअल रिपोर्ट आएगी आपको यहां पर वो डाटा शो हो जाएगा TM 2026 करके। ठीक है, मार्च TM 2026। तो जैसे ही वो डाटा आता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ में आपका टैक्स परसेंटेज भी ना यार काफी अनसर्टेन है कंपनी में, 1%, 9%, 30 और 26%। ऑल्दो ये कंसर्न्स तभी क्लियर होंगे जब कंपनी के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अभी सिर्फ जून क्वार्टर का ही डाटा अवेलेबल है, तो ज्यादा कुछ कहना बहुत खराब रहेगा, जल्दबाजी होगी। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है हम कभी भी उसको पहले से ही जज नहीं कर सकते। ठीक है, या तो फाइनेंशियल कंपनी की दिख रहे हो तो पता चल जाता है। अभी कंपनी के वो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ऐसे नहीं है कि हम कुछ उस पर जज कर सके, अभी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ही रिजल्ट्स है। चार्ट पैटर्न पर जज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से कल के वीडियो के अंदर हमने
172 का रिस्ट्रिक्शन मार्क किया था। यहां पे ये लेवल हमने मार्क किया था 172 का रिस्ट्रिक्शन, और आज आपके पास एक बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर यह है बुलिश कैंडल बनी है, और एक बार फिर से स्टॉक क्या कर रहा है, अब स्टॉक कर रहा है 190 के पास रिस्ट्रिक्ट, 190 के पास का रिस्ट्रिक्शन आज के सेशन में नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अब ऐसी कंडीशन पर आपको दिख रहा है कि एक रेड कैंडल आपके पास फॉर्म हो गई। थोड़ा जूम करते ताकि आपको नजर आ जाए एक बार। ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन वो रेड कैंडल भी ना बायर ही देकर के गई। ये रेड कैंडल भी बायर देकर के गई क्योंकि इसके नीचे की टेल लंबी है और बॉडी जो है वो इस वाली प्रीवियस कैंडल की बॉडी से काफी ऊपर है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों कैंडल्स की बॉडी जो है सिमिलर लेवल को टच कर रही है। तो इसी वजह से 190 का यहां पर बन जाता है, 190 के पास में रिस्ट्रिक्शन। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे इसी कैंडल को, आपको नजर आता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे रहा है। ठीक है, आज भी गैप अप ओपनिंग है और कंसोलिडेटेड कैंडल है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब तक आपके पास इस तरह की कैंडल्स फॉर्म बनती चली जा रही हैं, तब तक आप आईपीओ वाले जो है इसमें होल्डिंग बना करके रखेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप होल्डिंग बना करके रखो, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं कि एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या कहता है। जब तक आपके पास सस्टेनेबल कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग बना करके रखते हैं। एक बार कैंडल की सिचुएशन बदल जाए, जैसे कि आपके पास एक बार कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म होनी शुरू हो जाए जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, वहां पर इन्वेस्टर सेंटीमेंट चेंज होते हैं, क्योंकि उस गैप अप के बाद में आपके पास आता है फॉल। अब आज की कैंडल अभी मिड डे में हमें सस्टेनेबल कैंडल है, ऊपर की टेल और नीचे की टेल दोनों बराबर है, तो ये सस्टेन कर रहा है यहां पर। ठीक है, 190 पर रिस्ट्रिक्ट भले ही कर रहा है बट सस्टेन कर रहा है। हमें कोई भी कैंडल यहां पर अगर ये मिलती है कुछ इस तरह की, इसका मतलब ये होगा कि जो लार्ज एंटिटीज आईपीओ में आती है ना, अब वो वहां पर सेलिंग कर रही है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं वो इस तरह की कैंडल्स को देख करके नेगेटिव होते हैं, फिर वहां आपकी सेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी जब भी आपके पास नई आईपीओ लिस्टिंग होती है और हमारे पास चार्ट ज्यादा कुछ डिस्कस करने को होता नहीं है, आपको हर कैंडल की पोजीशन पर नजर रखनी होती है। जैसे एनएसडीएल का आप लोगों को याद होगा, कल भी मैंने इसका एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि एनएसडीएल में 1300 रिस्ट्रिक्शन था, और जैसे ही एनएसडीएल की ओपनिंग हुई, अच्छी ओपनिंग थी, लगातार थोड़े बहुत रिटर्न भी स्टॉक ने दिए थे, लेकिन 1300 पर जाते ही उसकी कैंडल्स में बेयरिश फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, जो अभी हमने यहां पर स्क्रीन पर देखा। तो जब आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं होता, आप सिर्फ इन कैंडल्स को देखते हो। जब एनएसडीएल का लिस्टिंग आया था तब भी मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया था, सिर्फ आप कैंडल को देखो। अभी जैसे ही इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जो 1300 पे क्लियर हुई थी, तभी वहीं से ही आपकी सेलिंग चालू हो गई थी एनएसडीएल के अंदर। तो यहां भी आपको यही देखना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।